प्यारे बच्चों, आज मैं लेसन 8 भीड़ में खोया आदमी आपको पढ़ाऊंगा। इस लेसन में आज की एक ज्वलंत समस्या जो हमारे सामने खड़ी हुई है, उसके परिप्रेक्ष्य में लेखक ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और समस्या को दर्शाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से जो समस्या है वो आज पूरे विश्व में फैली हुई है और उससे कितनी अन्य समस्याएं खड़ी हो रही हैं। हम लोगों का, मनुष्य का जीवन जीना मुश्किल हो गया है। उसके पहले मैं लेखक का परिचय आपसे करवाता हूँ। भीड़ में खोया आदमी, नाम से ही पता चलता है भीड़ का तात्पर्य सीधे सीधे जनसंख्या से है और ये पाठ जो है जनसंख्या वृद्धि पर आधारित है। इसके रचनाकार लीलाधर शर्मा पर्वतीय जी हैं। पर्वतीय इनका उपनाम है। इनका जन्म 1 जनवरी 1919 को अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश के किसान परिवार में हुआ था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्मोड़ा जो कभी उत्तर प्रदेश का अंग हुआ करता था, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश था। उत्तराखंड जिसको आज आप जानते हैं वो उत्तर प्रदेश का ही एक भाग है और जब विभाजन हुआ और उत्तराखंड को एक अलग प्रदेश बनाया गया तो अल्मोड़ा प्रांत जो है वो उत्तराखंड में चला गया। ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, इसीलिए पहाड़ी क्षेत्र से संबंध होने के कारण लीलाधर शर्मा जी का उपनाम पर्वतीय पड़ा। ये किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। विद्यार्थी जीवन में प्रेमचंद्र जी के उपन्यासों को पढ़कर ये बहुत प्रभावित हुए और ये कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन गए। कांग्रेस पार्टी जो आज वर्तमान में भी हमारे देश में है और इसकी सरकार भी हुआ करती थी पहले, इसमें वर्तमान में भाजपा की सरकार है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी बहुत प्राचीन पार्टी है। पुराने समय में जब देश गुलाम था तो उस समय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने देश की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे राजनेताओं ने जेल की यात्राएं की, अंग्रेज़ों के अत्याचारों को सहा और अपना बलिदान भी दिया। वर्तमान में क्या स्थिति है ये बाद का विषय है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो लीलाधर शर्मा जी हैं, इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से रहा और ये उसके सक्रिय सदस्य रहे और इन्होंने अनेक बार स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान देते हुए जेल यात्राएं भी की। इनको जेल भी भोगनी पड़ी। इस कारण से इनकी नियमित अध्ययन जो है, इनका जो लगातार जो एक शिक्षा पद्धति चलती रहती है वो खंडित होती रही, क्योंकि जब पढ़ने का समय होता था तो पता लगा इनको जेल हो जाती थी। लेकिन बाद में काशी विद्यापीठ वाराणसी से इन्होंने शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होते ही इनको पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ जेल में भी उन्होंने अपना अध्ययन क्रम बनाए रखा। स्वाधीन भारत में उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन कर पत्रकारिता के क्षेत्र में यश अर्जित किया, बहुत मान सम्मान पाया। उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी समिति से उसके स्थापन काल से ही संबद्ध रहे और कई वर्ष उसके सचिव पद पर भी ये रहे। इन्होंने सचिव पद को सुशोभित किया। उत्तर प्रदेश शासन के उपसूचना निदेशक के पद पर भी 1979 से ये सेवानिवृत्त हुए। पर्वतीय जी की भाषा बहुत ही सरल, सुबोध, सुगम्य है। उनकी रचनाओं में कथा और रिपोर्टाज की शैली का आनंद रहता है। कथा और रिपोर्टाज ये हिंदी साहित्य की विधाएं हैं। हिंदी साहित्य में बहुत सारी विधाएं हैं, नाटक, निबंध, एकांकी, कथा, रिपोर्टाज, संस्मरण, ये आदि विधाएं हैं। इनमें से इनकी रचनाओं में जो रिपोर्टाज और जो कथा शैली है वो बहुत ही आनंदित करने वाली होती है। जब उसको हम पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है। उनकी प्रमुख 2 रचनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ और स्वतंत्रता की पूर्व संध्या उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत हुई। उन्होंने गांधी साहित्य के अहिंसा खंड का संपादन भी किया। हिंदी के विकास में पर्वतीय जी का बहुत बड़ा योगदान है।
राष्ट्रीय विषयों को हिंदी में सरसता के साथ, बड़ी ही सहजता के साथ प्रस्तुत करने में इनका कोई जोड़ नहीं रहा है। आज ऐसे ही महान साहित्यकार के द्वारा लिखी गई एक रचना हम लोग पढ़ेंगे और उस पर अध्ययन करेंगे। कहानी का नाम है भीड़ में खोया आदमी। भीड़ में खोया आदमी यूँ तो एक जनसंख्या वृद्धि पर आधारित एक निबंध के प्रकार का है, लेकिन उस निबंध को भी किस प्रकार से लेखक ने अपनी लेखन शैली के द्वारा कहानी में बदल के रख दिया है और एक व्यक्ति के जीवन से किस तरह से उसको जोड़ते हुए उसका प्रस्तुतिकरण किया है, बहुत ही सुंदर है। जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा चित्रण लेखक ने अपनी लेखनी से किया है। वर्तमान में बच्चों अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में हमारा भारत जो है, हमारा राष्ट्र भारत, जनसंख्या के मामले में नंबर 2 पे आता है और हमारा पड़ोसी मुल्क जिसका नाम चाइना या चीन है वो नंबर 1 पे आता है। कुल विश्व की आबादी का लगभग आधा भाग केवल चाइना और भारत में बसता है। बाकी अन्य देशों में इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आबादी हर जगह बढ़ रही है। आबादी बढ़ने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये है कि संसाधन सीमित हैं, लेकिन संसाधन का उपयोग करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा संसाधन हमारी धरती है, जो हमको रहने के लिए, खाने के लिए और अन्य सुविधाएं प्रदान करती है, लेकिन उसकी अपनी एक क्षमता है और वो क्षमता से अधिक जब व्यक्तियों का वास इस धरती पे हो जाएगा तो एक दिन वो धरती भी जवाब दे देगी कि अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। सोचो, ऐसी परिस्थिति जब आएगी तो क्या होगा। वर्तमान में ही आप देखते हो, आप घर से बाहर निकलते हो, सड़कों पर आए दिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता चला जा रहा है कि दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। रोज़ आए दिन सुनने में आता है कि फलाने के लड़के का एक्सीडेंट हो गया, या एक कोई व्यक्ति है उसके यहाँ कोई एक्सपायर हो गया दुर्घटना के कारण, बीमारी के कारण। तो ये सब जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं। जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे दुष्प्रभाव हमारे जीवन में पड़ते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो हमारी सरकार है, जो देश की व्यवस्था को देखती है, उसके लिए देश को चलाना ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये उसका दायित्व है कि वो देश के प्रत्येक नागरिक को सभी सुविधाएं प्रदान करें। लेकिन ऐसी स्थिति में जब नागरिक अपनी जिम्मेदारी खो देते हैं, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं, तो सरकार क्या करेगी? वो अपने हाथ खड़े कर देगी। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के सामने आ खड़ी होती है और ये समस्याएं दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ अयोग्यता, अज्ञानता है। हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते हैं। हमारे मन में जो आता है हम वो करना चाहते हैं, कभी उसके पीछे आगे सोचते विचारते नहीं हैं और उसके दुष्परिणाम बाद में बहुत सामने आते हैं। और किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया दुष्परिणाम अन्य लोगों को भी कहीं ना कहीं सीधे सीधे या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। कुछ ऐसी समस्या को इस पाठ में बताया गया है। अब मैं सीधे पाठ पे आता हूँ। प्रस्तुत निबंध जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर लिखा गया है। जनसंख्या वृद्धि का सीधा संबंध पर्यावरण प्रदूषण से है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे उपयोग किया सामान बढ़ता जा रहा है, और जब हम सामान का उपयोग करेंगे तो उससे कुछ न कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी निकलेंगे, जो अपशिष्ट पदार्थ यानी कि वेस्ट मटेरियल इस हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। मनुष्य यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम सभी स्वयं इस भीड़ में और इससे उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह से खो जाएंगे। इस कथा प्रसंग में उठाई गई समस्याएं समाधान की ओर अग्रसर करती हैं। ये जो कथा अभी हम पढ़ेंगे आगे, जो पर्वती जी ने लिखी है, इसमें उन्होंने समस्याओं को उजागर किया है और उजागर करने के बाद उनके समाधान को भी बड़े ही सरस ढंग से प्रस्तुत किया है। विषय हमारे देश की खुशहाली और भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। इस कथा प्रसंग के जो प्रमुख पात्र हैं वो बाबू श्यामला कांत जी हैं।
जिनका परिवार अनियोजित है, उनके परिवार का लेखा जोखा हमें परिवार के सुखी और संपन्न होने की दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। जब हम कहानी को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह से एक व्यक्ति के कारण, उसके परिवार के द्वारा बढ़ती जनसंख्या के कारण कितनी सारी समस्याएं स्वयं उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को तथा अन्य परिवारों के सदस्यों को भी झेलनी पड़ती है। मेरे एक अभिन्न मित्र हैं बाबू श्यामलाकांत, सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार, किंतु निजी ज़िंदगी में बड़े ही लापरवाह। वैसे तो मेहनती हैं, बहुत ईमानदार हैं, सीधे साधे भी हैं, किसी से उनका कोई विवाद नहीं है, लेकिन अपनी स्वयं की जो उनकी निजी ज़िंदगी है उसमें वो बेहद लापरवाह हैं। उम्र में मुझसे छोटे हैं पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर दी है। पिछली गर्मियों में मुझे उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन पर गया तो वहाँ पहले से ही लोगों की लंबी कतार खड़ी। अब लेखक ने देखिए जनसंख्या वृद्धि के जो समस्याएं हैं उनको किस प्रकार से कहानी से जोड़ करके हमारे सामने प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। पहले ही पार्ट में उसने बताया कि अपने मित्र की लड़की की शादी में उन्हें जाना था और जाने के लिए जब उनको रेलवे स्टेशन पहुँचे रिजर्वेशन कराने के लिए 1 महीना पहले, तो उनको एक लंबी कतार को झेलना पड़ा और उस कतार में भी जब वो लग गए तो लगने के बाद काफ़ी घंटों के बाद उनका नंबर आया। इस तरह से यहाँ पर ये पता चला कि किस तरह से बढ़ती जनसंख्या के कारण समय का नुकसान, 4-4 घंटे 5-5 घंटे लाइन में लगो और लगने के बाद भी अगर रिजर्वेशन ना मिले तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना अंदर से दुख होगा और गुस्सा भी आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई है। गर्मियों मुझे उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन पर गया तो वहाँ पहले से ही लोगों की लंबी कतार खड़ी थी। घंटों प्रतीक्षा के बाद मेरी बारी आई तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में जगह ही खाली नहीं है। आप सोच सकते हैं कि लेखक की जगह आप हों और आपके साथ ऐसा हो तो आपको कितना बुरा लगेगा। जाना बहुत आवश्यक था क्योंकि बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे और बेटी की शादी थी। लोग अक्सर लड़के की शादी में भले ना जाएं, लेकिन बेटियों की शादी में लोग जाने की प्रमुखता देते हैं जाने को। लेखक ने भी सोचा कि जाना ज़रूरी है। आरक्षण न मिलने की स्थिति में उसने निश्चय किया कि वो अब बिना आरक्षण के ही ट्रेन में जो जनरल डिब्बा होता है सामान्य लोगों के लिए, उसमें बैठकर चला जाएगा। थोड़ा बहुत सामान लेकर वो स्टेशन पहुंचा और जब वहाँ पे वो स्टेशन पहुंचा, गाड़ी आई तो उसने क्या देखा कि उसके अंदर तिल रखने की भी जगह नहीं। इतनी भीड़ कि अंदर तिल रखने की भी जगह नहीं कि वो अपना एक पैर ही अंदर रख सके। और प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वालों की भीड़ ज़बरदस्त धक्कम धक्का करने में लगी है क्योंकि सभी लोग अपने अपने गंतव्य तक जाना चाहते हैं, किसी भी तरह से मिले संसाधन और वो अपने घर पहुँचें। ये जो घटना इसमें लेखक ने लिखी है, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है सभी बच्चों ने इसका अनुभव किया होगा क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी रेलवे स्टेशन गया होगा। भले ही वो रिजर्वेशन के डिब्बे में बैठ के गया हो, लेकिन उसने जनरल डिब्बों की स्थिति को अपनी आंखों से देखा होगा। तो कल्पना कर सकते हैं कि कितनी दर्दनाक स्थिति होती है जब इतनी भीड़ में भी कोई व्यक्ति अंदर घुसना चाहता है और उसको जब घुसने का रास्ता नहीं मिलता, दरवाजे से रास्ता नहीं मिलता, तो वो इमरजेंसी वाली आपातकालीन जो विंडो होती है, खिड़की होती है, उसके सहारे वो अपना सामान और खुद किसी तरह से पैरों को या अपने सिर को अंदर घुसेड़ करके लोगों के धक्का देने पर अंदर पहुंच जाता है। उस दृश्य की कल्पना करते ही हमारा आपका मन सिहर उठता है कि भगवान न करे ऐसी यात्रा हम लोगों को करनी पड़े। लेकिन आज लेखक को ऐसी ही यात्रा करनी पड़ी। प्लेटफॉर्म पे चढ़ने वालों की भीड़ ज़बरदस्त धक्कम धक्का लगा रही थी। लेखक के पास थोड़ा सा सामान कम था, फिर भी उसे खिड़की से प्रवेश करने के लिए कुली का सहारा लेना पड़ा। कुली ने किसी प्रकार से धक्का दे करके रेलवे स्टेशन के भीतर, रेलवे के भीतर, ट्रेन के भीतर खिड़की के माध्यम से लेखक को अंदर पहुंचाया। अगर ऐसा न करता तो उसकी गाड़ी छूट जाती और वो अपने मित्र की बेटी की शादी में ना पहुंच पाता।
लक्सर में स्टेशन पर गाड़ी बदलनी थी, क्योंकि लक्सर के आगे गंतव्य स्थान तक वो ट्रेन नहीं जाती थी, वहाँ से दूसरी ट्रेन लेनी थी। लेकिन स्थिति वही की वही थी, जैसे अंदर आना मुश्किल था वैसे अब गाड़ी से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल था। किसी तरह से उसी खिड़की के रास्ते वह कूदा और वो क्या देखता है कि पूरी ट्रेन की छत यात्रियों से पटी पड़ी है। जिन लोगों को अंदर घुसने का रास्ता नहीं मिला वो लोग ट्रेन के डब्बे के ऊपर चढ़ कर बैठ गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, जीवन के लिए कितना बड़ा खिलवाड़ है कि हम एक यात्रा को करने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर रेल के डिब्बों के ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसा कतई नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी बढ़ती जनसंख्या का एक दुष्परिणाम है कि सरकार इतनी ट्रेनें चलाती चली जा रही है, नए नए स्टेशन बनाती चली जा रही है, यातायात के नए नए साधन उपलब्ध कराती चली जा रही है, लेकिन सब कम पड़ रहे हैं क्योंकि इन संसाधनों से ज़्यादा तेज़ी से हमारी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। सोचता हूँ अपने प्राणों को भीषण संकट में डालकर ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए लोग क्यों मजबूर हुए। इन लोगों को रेल के क्या नियम नहीं मालूम, क्या रेल की व्यवस्था नहीं मालूम, और क्या ये अनुशासन का मतलब नहीं जानते। लेकिन शायद इनके लिए यात्रा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अनुशासन, नियम, व्यवस्था इनके लिए माने नहीं रखते। मुझे ऐसे में एक बात याद आ रही है, आप सब बच्चों ने भी सुना होगा। पिछले साल 2 साल पहले तक मोदी जी बोलते थे 125 करोड़ देशवासी, लेकिन साल भर बाद ही उनकी भाषा में 130 करोड़ देशवासी आने लगा। ये बताता है कि कितनी तेज़ी से 5 करोड़ आदमी हमारे देश में बढ़ गए। 5 करोड़ की जनसंख्या 1 या 2 साल में बढ़ गई। आप सोच सकते हैं कि कितनी तीव्रता के साथ हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। जब ये 5 करोड़ आदमी रेलवे स्टेशनों पे जाके खड़े होंगे तो क्या स्थिति होगी। ट्रेनें बढ़ेंगी पूरे देश में 50, लेकिन लोग बढ़ गए 5 करोड़। उन 5 करोड़ लोगों में माना कि सारे लोग यात्रा नहीं करते होंगे, लेकिन क्या 50 लाख आदमी भी यात्रा नहीं करता होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना भयावह दृश्य धीरे धीरे सामने आ रहा है। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामलाकांत जी का बड़ा लड़का दीनानाथ मुझे लेने आया था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, 2 वर्ष हो गए थे उसको पढ़ाई पूरी किए। तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा था। मैंने उससे पूछा, अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, उनकी सहायता क्यों नहीं लेते बेटे। कहने लगा, चाचा जी वहाँ भी गया था, पूरे दिन लाइन में खड़ा रहने पर जब मेरी बारी आई तो अफसर बोला, भाई नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ, पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। आप सभी बच्चे हैं, आने वाले भविष्य में आपको भी इन पंक्तियों में खड़े होकर के रोजगार कार्यालयों के सामने खड़ा होना पड़ेगा, अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। और भगवान न करे कि आपको 4 घंटे 5 घंटे की लाइन लगने के बाद, घुटने टूटने के बाद, जब आप अपनी उस स्थिति में पहुँचें कि आपका नंबर आए और आपको ये जवाब मिले कि बेटा अब तो जगह ख़त्म हो गई हैं, या मैं आपका नाम लिख लेता हूँ लेकिन आप उम्मीद मत करिए। कितना बुरा लगेगा आपको, आप सोच सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एक मैसेज भी आपको दिया जा रहा है कि आप अपनी शिक्षा, अपनी योग्यता को जितना ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं करिए, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या हमारे आपके बीच में प्रतिस्पर्धा को बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है, कंपटीशन को बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है। आज एक वैकेंसी निकलती है और उसके लिए 10-10 लाख लोग लाइन में खड़े होते हैं। आप सोच सकते हैं 10-10 लाख लोग केवल एक पोस्ट की वैकेंसी के लिए लाइन में खड़े होते हैं। कभी आपके नाते रिश्तेदारों में, आपके परिवार में कोई बच्चा आर्मी की भर्ती के लिए गया होगा तो उससे आप कल्पना करिएगा, पूछिएगा उससे आप कि वो उस भीड़ में कैसे दौड़ा होगा। आर्मी की सेना की भर्ती होती है, सैकड़ों लड़के एक साथ दौड़ा दिए जाते हैं, कुछ गिरते पड़ते हैं, कुछ उनके ऊपर से उनके पैरों से उनको कुचलते हुए चले जाते हैं, और जो बहुत भाग्यशाली होते हैं वही उस दौड़ को पूरा कर पाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो लोग बाहर हो गए उनको दौड़ना नहीं आता, लेकिन इस बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण वो अपने पैरों का बैलेंस खो देते हैं
गिर पड़ते हैं और अगल बगल वाले उनको रौंदते हुए आगे निकल जाते हैं, और जिसकी किस्मत होती है वो नौकरी पा जाता है। ये बड़ा भयानक दृश्य मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को नज़दीक से देखा और लोगों से सुना है। तो ये जनसंख्या का एक बुरा प्रभाव है, जिसकी वजह से आज हमारे देश के न जाने कितने हज़ारों नौजवान सड़क पर घूम रहे हैं, रोज़ रिज्यूम लेकर के विभिन्न कार्यालयों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यदि आपके यहाँ कोई जगह हो तो हमको मिल जाए, लेकिन उनको नौकरी हाथ नहीं आती। इसका भी सबसे बड़ा कारण बढ़ती हुई जनसंख्या ही है। बड़े शहरों में बेरोज़गारों की कितनी भीड़ भटक रही होगी आप सोच सकते हैं। घर पहुंचा तो छोटे से मकान में सामान की ठूसम ठूस और बच्चों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। अभी आपने दो समस्याएं देखी, एक रोजगार की समस्या और एक रेलवे स्टेशन यानी यातायात के संसाधनों की समस्या। अब तीसरी समस्या आई मकान की समस्या। रहने के लिए जगह नहीं है। दो कारण हैं उसके। पहली बात, ज़्यादा जगह के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। जब रोज़गार ही लोगों को ठीक से नहीं मिल रहा है, पेट भरने की समस्या है, तो रहने के लिए बड़े बड़े मकान कहाँ से लें, कैसे किराए पे लें या बनवाएं। तो श्यामला जी, कांत जी जो हैं, वो एक छोटे से मकान में रहते हैं। उनके मकान में ठूसम ठूस मची हुई है, बच्चों की भीड़ है, सामान की ठूसम ठूस है। देखकर लेखक का दम घुटने लगा। उसने श्यामला बाबू से कहा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? वे बोले, क्या करूं मित्र, 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूं। शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए। निराश होकर जब थक गया, तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर ये छत मिली है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि 2 कमरों से बड़े मकान शहर में नहीं हैं, लेकिन उनका किराया इतना अधिक है कि व्यक्ति या तो मकान में किराए पे रह ले या अपने बच्चों का पालन पोषण कर ले। तो किसी प्रकार से उनको कम किराए में ये 2 कमरे वाला छोटा सा मकान मिल पाया, उसी को उन्होंने ले लिया और उसमें अपने दर्जन भर बच्चों के साथ वो रहने लगे। शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए। निराश होकर जब थक गया, तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर छत मिली है। शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका है। दूर दूर तक नई कॉलोनी बन गई है। फिर भी मेरी तरह न जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं। हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का ही यह दुष्परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खाद्यान्न घट रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण मकान भी घट रहे हैं और खाद्यान्न भी घट रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे खेत जो है, खेतों की ज़मीन पर लोग मकान बनाने लगे हैं। तो अब खेती कहाँ हो, तो खेतों को बढ़ाने के लिए लोग जंगल को काट रहे हैं। तो अब जंगल नहीं रहेंगे तो वायु कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी, औषधियाँ कहाँ से मिलेंगी, फल कहाँ से मिलेंगे, और विभिन्न प्रकार की सामग्री जो जंगलों से हमें प्राप्त होती है वो कहाँ से मिलेगी। जंगली जानवरों का आश्रय ही समाप्त हो जाएगा। उसी समय श्यामला जी की पत्नी जलपान लेकर के आईं। उनके पीछे उनकी 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के हैं। उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया। मैंने पूछा, कब से अस्वस्थ हैं? जब मैंने श्यामला जी की पत्नी को देखा तो देखा कि बहुत दुर्बल काया है उनकी, शरीर एकदम दुर्बल पतला सा हो गया है, चेहरे में पीलापन आ गया, जैसे शरीर में खून नहीं है। मुझे लगता है बीमार हैं, और मैंने उनसे पूछ दिया, आप कब से अस्वस्थ हैं? डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करा रही हैं क्या? एक फीकी सी मुस्कान चेहरे पे आई और बोली, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में हर रोज़ कोई ना कोई बीमार रहता ही है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी, पर अस्पतालों में आजकल रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी की छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। वास्तविक है, बिल्कुल सत्य लिखा है इसमें लेखक ने कि आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे तब तो आपको इलाज की उम्मीद ही छोड़ दीजिए। बहुत कड़वा अनुभव है मेरा कि कई बार ऐसा हुआ है जब
ये लगा कि लाओ सरकारी अस्पताल में दिखाएं, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर की फ़ीस नहीं पड़ती, 2 रुपये का पर्चा बनता है। लेकिन देखा कि 4-4 घंटे लाइन में लगने के बाद जब नंबर आया तो डॉक्टर की ओपीडी समाप्त हो गई और उसको दिखा नहीं पाए। अंत में आकर उसी प्राइवेट डॉक्टर को 500 रुपये या 300 रुपये फ़ीस देकर दिखाना पड़ा, लेकिन वहाँ भी मरीज़ों की लंबी लाइन लगी हुई है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है ये। डॉक्टर दिखाने अस्पताल गई थी, पर अस्पतालों में आजकल रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। वो भी अच्छी तरह किस किस को देखे। आजकल तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया है। समझ में नहीं आता ऐसी भीड़ क्यों है। अब यहीं देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली ही रहती है। सोचा था विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूँ। बड़े बेटे को दर्जी के यहाँ भेजा, लेकिन वह जिस किसी भी दुकान पर गया, हर दर्जी ने पहले से सिलने आए कपड़ों का ढेर दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। पहले ग्राहक का स्वागत होता था, अब उसे भी चिरौरी सी करनी पड़ती है। पहले ग्राहक का स्वागत होता था, दुकानदार ग्राहक को देवता मानता था, लेकिन अब इतने ज़्यादा ग्राहक हो गए हैं, यानी कि इतने ज़्यादा देवता हो गए हैं कि वो किन किन का भोग लगाए, किन किन का स्वागत करे। ऐसे में देवता खुद, ग्राहक रूपी देवता जो हैं, खुद दुकानदार के हाथ पैर जोड़ते हैं, भैया हमारा ये काम पहले कर दो, हमारे यहाँ शादी है, हमारे कपड़े पहले सिल दो। इस तरह की समस्या भी देखने को मिलती है। तभी बाहर से दूसरे बेटे सुमंत का हारा थका झुंझलाया स्वर सुनाई दिया, माँ जल्दी से 1 कप चाय बना दो, आज पूरा दिन राशन की दुकान पर लग गया। पूरा दिन राशन की दुकान पर लग गया। इतनी भीड़ थी कि लाइन ख़त्म होने को ही नहीं आती थी, फिर भी पूरा सामान नहीं मिल पाया। राशन की दुकान में सामान लेने गए, अंत में जाकर के नंबर आया और वहाँ भी पूरा सामान नहीं मिल पाया। थक हार कर जो थोड़ा बहुत सामान मिला वही लेकर के घर चले आए। मैं सोचने लगा, आखिर इस सब का कारण क्या है। मोहल्ले मोहल्ले दुकानें हैं, मकान पहले से कहीं अधिक बन गए हैं और बनते ही जा रहे हैं, रोज़गार के अनेक रास्ते निकल आए हैं, रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, चिकित्सा सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है, फिर भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। जहां देखिए भीड़ ही भीड़ है। यह भीड़ क्यों बढ़ती जाती है? क्या आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? बिल्कुल सही प्रश्न है लेखक का। क्या हम स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं? घर में बच्चों की भीड़ है। यह भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती हो, लेकिन जब तक बच्चों के पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी सुव्यवस्था न हो, यह भीड़ दुखदाई बन जाती है। अस्पताल में भीड़ क्यों है? क्या यह भीड़ किसी को सुहाती है? क्या लोगों को भीड़ में अस्पताल में मरीजों के पास देखने जाना अच्छा लगता है? क्या कोई स्वेच्छा से अस्वस्थ होता है? नहीं, कोई भी जानबूझकर बीमार नहीं पड़ता। स्वयं कोई बीमार नहीं होना चाहता। बीमारी कुपोषण से, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है। जो अभी बात हो रही थी कि छोटे से मकान में रहते हैं, उस छोटे से 2 कमरे के मकान में भी 8 से 10 लोग घुसे हुए हैं। तो आप कल्पना करिए, ऐसी भीषण गर्मी में जहां आप स्वयं अपना हाथ अपने शरीर पर नहीं रखना चाहते, और उस भीषण गर्मी में एक ही कमरे में 8-8 लोग, 10-10 लोग, 6-6 लोग अगर घुस के रहेंगे तो क्या हाल होगा। बीमारी तो आना निश्चित ही है। सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु हो, खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो तो बीमारी से बचा जा सकता है। रेल बस में भीड़ का कारण भी बढ़ती जनसंख्या है। देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सड़क पर दुर्घटनाएं बढ़ती ही जाती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता। जब लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो फिर अनुशासन तार तार हो जाता है। कोई भी नियम नहीं मानना चाहता, कोई भी अनुशासन का पालन नहीं करना चाहता। सभी चाहते हैं कि मेरा काम पहले हो जाए। ऐसे में भ्रष्टाचार और लड़ाई झगड़े जैसी समस्याएं नया रूप लेकर के सामने आती हैं। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति और धन व्यय करके भी वह कार्य सिद्ध नहीं कर पाता। वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। भीड़ में खोया आदमी शायद यह तो समझ ही जाता है
की बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस विपदा को झेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि यदि समय रहते हमारा देश अब भी नहीं चेता और श्यामला बाबू की तरह परिवार बढ़ाता गया, तो वो दिन दूर नहीं जब वह स्वयं इस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह से खो जाएंगे। तो बच्चों, इतनी सुंदर कहानी के माध्यम से लेखक ने कितनी बड़ी समस्या को कितने सहज ढंग से हमारे आपके सामने प्रस्तुत किया, और हमको आपको सबको चाहिए कि हम इस समस्या